ट्रंप से एक कदम आगे निकली पत्नी मेलानिया। मुस्तफा खामनेई ने कैसे विदेशों में बनाई संपत्तियां। ईरान की बड़ी तैयारी, हमला होते ही करेगा खेल। ऑपरेशन सिंदूर का दर्द नहीं भूल रहा पाकिस्तान। यूरो भारत ट्रेड एग्रीमेंट पर ट्रंप को लगी मिर्ची। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका में फर्स्ट लेडी सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई परंपराएं, जिम्मेदारियां और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। आमतौर पर फर्स्ट लेडी व्हाइट हाउस में रहती है, राष्ट्रपति के चुनावी अभियानों में शामिल होती है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की परंपराओं को निभाती है। लेकिन मेलानिया ट्रंप, जिनकी शादी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है, उन्होंने इस पारंपरिक भूमिका को पूरी तरह अपनाया नहीं। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भी वे तुरंत व्हाइट हाउस नहीं गई, बल्कि अपने बेटे बैरन के साथ न्यूयॉर्क में रहीं ताकि उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने खुद को दूर रखा। मेलानिया ने कई बार व्हाइट हाउस की परंपराओं से अलग कदम उठाए। 2018 में स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के लिए अलग मोटरकेड से पहुंचना, राष्ट्रपति के साथ पारंपरिक वॉक न करना, विदेशी यात्राओं से दूर रहना और व्हाइट हाउस की क्रिसमस सजावट में अलग शैली अपनाना शामिल है। उनके आई रियली डोंट केयर जैकेट पहनने से भी विवाद हुआ। 2020 में सत्ता बदलने के बाद उन्होंने जिल बाइडेन से पारंपरिक मुलाकात नहीं की और जो बाइडेन की शपथ ग्रहण में हिस्सा नहीं लिया। 2024 के रिपब्लिक राष्ट्रीय सम्मेलन में भी वे मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। वे अपने कार्यकाल के बीच उन्होंने किताब और डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। मेलानिया ने अपने कार्यकाल में मीडिया से दूरी बनाए रखी और अपनी भूमिका को पारंपरिक फर्स्ट लेडी से काफी अलग रखा। तो वहीं मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के 56 साल के बेटे हैं, जिन्होंने दुनिया भर में महंगी और छुपी हुई संपत्तियों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। ये खुलासा ब्लूमबर्ग की लगभग 1 साल लंबी जांच में हुआ है, जिसमें खुफिया जानकारी, रियल एस्टेट रिकॉर्ड और सीक्रेट दस्तावेज शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफा सीधे अपने नाम पर कोई संपत्ति नहीं रखते, लेकिन शेल कंपनियों और बिचौलियों के जरिए वे पिछले 2011 से कई बेहद महंगी प्रॉपर्टी सौदे में सक्रिय रहे हैं, ताकि असली मालिक का नाम सामने न आए। इन संपत्तियों के लंदन के सबसे महंगे इलाकों के आलीशान घर, दुबई का लग्जरी विला, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में होटल और स्पेन के मालोर्का में हाई एंड होटल शामिल है। ये संपत्तियां मिलाकर करीब 138 मिलियन डॉलर से ज्यादा की बताई जा रही हैं। फंड मुख्य रूप से ईरान के तेल की बिक्री से आए पैसों से आया माना जाता है। इस नेटवर्क में पैसा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और यूएई के बैंकिंग सिस्टम्स के जरिए घुमाया गया, जिसमें कई शेल कंपनियों का उपयोग हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई संपत्तियां असल में उनके करीबी सहयोगी या बिचौलियों के नाम पर दिखाई देती हैं, जिससे मुस्तफा और उनकी वित्तीय पहुंच को छुपाया गया है। तो वहीं ये समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सबसे खतरनाक दौर माना जा रहा है और दुनिया में कई बड़े संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु समझौते पर सही रूप से नहीं आए तो उनकी नीतियों के खिलाफ और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका की एक बड़ी युद्धपोत फ्लीट मध्य पूर्व की ओर बढ़ रही है। ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वे तुरंत और तेजी से जवाब देंगे। ईरान ने अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए हैं और खास तौर पर होर्मुज जल डमरू मध्य के पास लाइव फायर ड्रिल्स चलाए हैं, जहां दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस इलाके में तनाव बढ़ने से ऊर्जा संकट और आर्थिक उथल पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। हाल के हालात में अमेरिका ने कुछ सैनिकों को कतर और अन्य अरब देशों से हटाने के आदेश दिए, जिससे लगता है कि वे ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य तैयारी में हैं। पूर्व में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रक्षा के लिए समुद्री खानों माइनस की तैयारी भी की थी, जिससे इस रणनीतिक मार्ग को बंद करने की क्षमता दिखाई गई थी। यदि झड़प और बढ़ती है तो इससे मध्य पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति, वैश्विक तेल की आपूर्ति में कमी और विश्व अर्थव्यवस्था पर असर हो सकता है। इस तनाव को लेकर कई देशों और संगठन संभालने और बातचीत की अपील कर रहे हैं ताकि हालात और नहीं बिगड़े। तो वहीं मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बहुत चौंका दिया था और उसका असर आज भी पाकिस्तान के सोच में दिख रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत भविष्य में ऐसे फिर से हमले कर सकता है। इसी डर के बीच पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर
ने अपनी सेना में बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है ताकि भविष्य में ऐसे खतरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। मुनीर ने कहा है कि अब सेना भारी शारीरिक प्रशिक्षण से ज्यादा तकनीकी प्रशिक्षण पर ध्यान देगी। उनका मानना है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ सैनिकों की ताकत से नहीं बल्कि तकनीक से जीता जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना हर तरह के खतरे का मुकाबला करने को पूरी तरह तैयार है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगी। उन्होंने बहावलपुर का दौरा किया और देखा कि सेना कैसे मल्टी डोमेन युद्ध, इलेक्ट्रिक युद्ध और उन्नत निगरानी तकनीकों के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने सैनिकों की उच्च मनोबल और क्षमता की भी प्रशंसा की। मुनीर ने बताया कि पाकिस्तान सशस्त्र बल अब तेजी से नई तकनीकें, स्वदेशी उत्पाद और अनमैरीन सिस्टम जैसे ड्रोन अपनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट फास्ट रिजॉल्व नामक अभ्यास देखा जिसमें आधुनिक उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उन्होंने तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए डिजिटल लर्निंग हब और उन्नत प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य युवा छात्रों को भी तकनीकी शिक्षा देना है ताकि भविष्य में सेना और देश को मजबूत बनाया जा सके। तो वही अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप के रवैये पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर हालात के बीच यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्राथमिकता दी, जो उनके अनुसार निराशाजनक है। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच हुए इस व्यापार समझौते का मकसद दोनों के बीच व्यापार बढ़ाना है। इस डील के तहत लगभग 96.6% सामान पर टैक्स कम या खत्म किया जाएगा। इससे 2032 तक यूरोप से भारत को होने वाला निर्यात काफी बढ़ सकता है और यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत हो सकती है। बेसेंट का आरोप है कि इसी कारण यूरोप ने अमेरिका के उस रुख का साथ नहीं दिया जिससे भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की बात थी। उन्होंने कहा कि यूरोप ने व्यापार को पहले रखा जबकि यूक्रेन युद्ध चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय देश अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहे हैं। उनके अनुसार रूस का तेल भारत आता है, रिफाइल होता है और फिर यूरोप उसे खरीदता है जिससे रूस को पैसा मिलता है। बेसेंट का मानना है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा सख्त कदम उठाए और ज्यादा बलिदान दिया। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।